पता है बहुत अच्छे तरीके से आप बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। ऐसे ही आज टॉप 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। आज इसका तीसरा भाग कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, एडमिट कार्ड तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप लॉगिन वाले आईडी पे जाके कर सकते हैं, लेकिन आपको वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपके डायरेक्टर सर का मुहर लगेगा, उनका सिग्नेचर होगा, तभी वेरीफाइड माना जाएगा। आपको कॉलेज से भी एक एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप जाइएगा वहाँ, वेरिफिकेशन कराइएगा, मुहर लगवाइएगा, फिर लेके चले जाइएगा। और क्या, विशेष वगैरह लेके चलिए। सर वन शॉट का फोल्डर बना था, डिलीट क्यों हो गया? वन शॉट का फोल्डर हो सकता है कहीं दूसरे जगह अरेंज किया जाए, वहां से डिलीट कर दिया गया होगा। हो सकता है कहीं और उसको रखा जाए, ठीक। चलिए, तो बायोकेमिस्ट्री का तीसरा भाग कवर करते हैं। आइए देखते हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, टॉप 20 क्वेश्चन हो गया था। टॉप 100 एमसीक्यू फिलिप्स 1 वर्ड्स ये हम करने वाले थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं, कोलॉजी का पहला पेपर है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक। 20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लेके आए हैं, बस 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यहाँ भी हैं और 20 उम्मीद करते हैं आप लोग सही बताएंगे। कुछ चीजें हम टॉप 20 में कवर करा चुके हैं, कुछ चीजें हम टॉप 20 में नहीं पढ़े हैं जो यहाँ देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़े नहीं है या उसको जानते नहीं हैं। तो बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारे आंसर दीजिएगा। जितना आ रहा है बस उतना ही बताइएगा, जो आपको लग रहा है वही टिक करिएगा। हमेशा इसी बात को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपने मन से जब चीजों को सिलेक्ट करेंगे तभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन आ जाए, खाली वही कॉन्सेप्ट आ सकता है, लैंग्वेज बदला जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप फोकस करके चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जो कि बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने मन से आंसर देना है, सही बताना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है। ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड या फिर पैल्मिटिक एसिड। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड या फिर पैल्मिटिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड या पाल्मिटिक एसिड, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, आप जरूर देखिएगा। लिपिड का क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, जरूर देख लीजिएगा। उसमें ज्यादा नहीं, एक ही दो एग्जाम्पल बताए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। डी राइट आंसर है पैल्मिटिक एसिड, ठीक है। पहले का डी राइट आंसर है पैल्मिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जाम्पल है पैल्मिटिक एसिड होता है। ओके, पैल्मिटिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड होता है। ओके, चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या शामिल होता है? बताइए। पहला तो आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या शामिल होता है? नो डबल बॉन्ड, वन या मोर डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड या नाइट्रोजन बॉन्ड। बताइए। नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड या नाइट्रोजन। बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सही बताए होंगे। बी राइट आंसर है वन या मोर डबल बॉन्ड, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा बात है। कोई लोग ए बता रहे हैं नो डबल बॉन्ड, क्यों भैया? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रहा है। अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है कि जहां डबल या डबल से ज्यादा बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, एस का मतलब सिंगल बॉन्ड, और जहां अन आ जाए समझिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ वन या मोर डबल बॉन्ड, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड वाला सही होगा, ठीक है। तो बी राइट आंसर है। चलिए, चाहा जी कह रहे सर यूट्यूब पे जो वन शॉट वीडियो चली थी उसके पीडीएफ ऐप में अपलोड नहीं हुई है, पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए सर जी। हमारा पीडीएफ तो अपलोड हो गया था, उसको हम बाकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ओमेगा 9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग से सोच के सही आंसर बताइएगा। ओमेगा 9 किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 9 किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का, एसेंशियल फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओमेगा 9 किसका एग्जाम्पल है? सोच करके सही आंसर बताइएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड,
ओमेगा 9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड, एसेंशियल, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको तीसरा वाला बताना है, ओमेगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताएं क्या होगा। सभी लोग गलत बता रहे हैं, ठीक है, कुछ ही हैं जो सही बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में हम ये लिखे होते ओलेइक एसिड, ठीक है, OLEIC ओलेइक एसिड अगर लिखे होते तो आप तुरंत बता देते कि ओलेइक एसिड एग्जाम्पल है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। ओलेइक एसिड को हम ओमेगा 9 कहते हैं, ओलेइक एसिड को ओमेगा 9 कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका ओलेइक एसिड है, ठीक है, ओलेइक एसिड है, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओलेइक एसिड है, ओलेइक एसिड को ओमेगा 9 बोलते हैं। आप देखिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको पढ़ाए थे ओलेइक एसिड, और ओलेइक एसिड की जगह हम लिख दिए थे ओमेगा 9। ठीक है, ओमेगा 9 लिख दिए थे। बात एक ही है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका सी राइट आंसर है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो आपको दो बताए थे, एक सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड। अब ये जो अनसैचुरेटेड है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनो, एक होता है पॉली। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली का मतलब अनेक, मोनो का मतलब होता है वन डबल बॉन्ड इन द चेन, चैन में एक ही डबल बॉन्ड होगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, ओलाइव ऑयल नट्स। ठीक है, ये सब इसके सोर्सेस हैं। ओलेइक एसिड जो है ओमेगा 9 इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें पॉली के, तो पॉली का मतलब अनेक, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होंगे। सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, ये सब इसके सोर्सेस है। लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6 और ओमेगा 3, लिनोलिक एसिड या फिर अल्फा लिनोलिक एसिड, ये ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, और ये आपका ओमेगा 9 होता है। ठीक, तो ओमेगा 9 एग्जाम्पल होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एसेंशियल फैटी एसिड आर दोज विच, एसेंशियल फैटी एसिड आर दोज विच, जो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होते हैं। जो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं हो सकता। आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज होता है। कंटेन नो डबल बॉन्ड, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। एसेंशियल फैटी एसिड में क्या होता है, ये हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है, हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता नहीं होती, हमारे बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज होता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। बताइए करेक्ट आंसर चौथे का क्या होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए वाला है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता, इसे हमें अपने डाइट में लेना है, अपने आहार में लेना है, जो हम खाते हैं उसमें प्राप्त करना है एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, ये हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता है, जो आहार खाते हैं उससे हमें प्राप्त करना है एसेंशियल फैटी एसिड। तो चौथे का करेक्ट आंसर ए वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो चौथे का करेक्ट आंसर ए वाला समझ में आया सबको ना। दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वाला जाहिर सी बात है वो उतना आवश्यक नहीं होता, हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। लेकिन जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं इसे अपने डाइट में लेना मस्ट है, ये हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता, अपने आहार में ही लेना पड़ेगा। तो चौथे का ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसेंशियल फैटी एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसेंशियल फैटी एसिड है। वन शॉट इस पर नहीं चलेगा क्या, वन शॉट यूट्यूब पे चलता है, हर साल यूट्यूब पे ही चलता है। ठीक, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एसिड या ओलेइक एसिड। पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड या फिर ओलेइक एसिड। बताइए करेक्ट आंसर पांचवे का क्या होगा। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी होगा, लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा 3 बोलते हैं या ओमेगा 6 बोलते हैं या ओमेगा 9 बोलते हैं। बताइए लिनोलिक एसिड को क्या बोलते हैं, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 या ओमेगा 9। एसेंशियल फैटी एसिड जो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं उसका एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड को क्या बोलते हैं, ओमेगा 3। देखिए लिनोलिक एसिड को ओमेगा 6 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लिनोलिक एसिड को हम ओमेगा 6 बोलते हैं, अल्फा लिनोलिनिक एसिड को ओमेगा 3 बोलते हैं, याद रखिएगा।
ये एसेंशियल फैटी एसिड होता है, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ये बॉडी के द्वारा नहीं बना सकता है, इसे अपने फूड से ही लेना होता है, ये बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसे अपने आहार में लेना है। हमारे ब्रेन के विकास के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारे हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं, फ्लैक्सीड्स और ये मछली के तेल जो होते हैं, इस सब में पाए जाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला है, जिसको हम ओमेगा 6 बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा 6 के नाम से भी आ सकता है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करते हैं सभी का सही गया होगा। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था ओमेगा वाला, जो आप गलत बताए थे, बाकी सभी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो सही गए ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। एसेंशियल तो आप देख ही लिए, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, जो कि मतलब मस्ट है कि अपनी डाइट में, आहार में लीजिए। नॉन एसेंशियल का मतलब कैन बी मेड बाय द बॉडी, इसे बॉडी के द्वारा बनाया जा सकता है। नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, अपने आहार में लेने की आवश्यकता नहीं है। पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड इसका एग्जाम्पल है। पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड इसका एग्जाम्पल है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का। तो देख लीजिएगा, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके क्या एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा है, काफी देर से हम देख रहे हैं, विशाल गुप्ता जी का। सर मेरा फर्स्ट ईयर में क्या था, मेरा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल बैग लगा, तो उसका क्या होगा, कैसे वहां पेपर दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल बैग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैग है कि फार्मास्यूटिक्स में है। फार्मास्यूटिकल तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आपका किस में बैग लगा हुआ है, फार्मास्यूटिक्स में कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, किस चीज में बैग लगा हुआ है। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लगा हुआ है तो काफी टाइम आपके पास है, सबसे लास्ट पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, आपके पास अच्छा टाइम है, तैयारी करके बैग दे सकते हैं। लेकिन अगर फार्मास्यूटिक्स में लगा हुआ है तो सबसे पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स का है 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, आप इन्वायरमेंटल का पेपर दीजिए, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स का पेपर दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां। कोलेस्ट्रॉल इज केमिकली क्लासिफाइड एज ए, कोलेस्ट्रॉल को केमिकली क्लासिफाइड किया गया है। ये चीज हम टॉप 20 में नहीं अपलोड किए थे, टॉप 20 में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे ना, लेकिन ये एक हिडन क्वेश्चन है। अगर हम 2-3 साल का कल पेपर एनालाइज कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, हम आपको टॉप 20 में नहीं पढ़ाए थे, हालांकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एमसीक्यू के जरिए आप देख लीजिए, अगर बाय द वे एग्जाम में आ जाता है तो शायद काम बन जाए, छोड़िएगा मत। ठीक है, हालांकि ऑप्शन करके आता है, आपके 7 क्वेश्चन में से 6 ही करने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग में आपके 7 में से 6 करने होते हैं, शॉर्ट में आपके 11 में से 10 करने होते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को केमिकली क्लासिफाइड किया गया है स्टेरॉल में, स्टेरॉइड में। ठीक है, स्टेरॉल लिखा हुआ है, स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड स्टेरॉल में क्लासिफाइड किया गया है किसको, कोलेस्ट्रॉल को। 6वां है ट्राइग्लिसराइड फास्फोलिपिड फैटी एसिड, नहीं होगा, स्टेरॉइड्स होगा, ध्यान दीजिएगा, 6वां वाला। ठीक, स्टेरॉल भी कहते हैं। चलिए देखिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो छोड़ के मत जाइएगा, इस पे हम स्टार लगा रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने मेन नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू में 2-3 साल देखें आया हुआ है, अलग अलग स्टेट में पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टेरॉइड अल्कोहल लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉइड अल्कोहल लिपिड होता है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल एंड बॉडी फ्लूइड, जो कि सभी एनिमल सेल्स और बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये एक आवश्यक घटक होता है कोशिका झिल्ली का, एंड ए प्रिकर्सर फॉर मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड अल्कोहल लिपिड है जो सभी जानवरों की कोशिकाओं और शरीर के तरल पदार्थों में मौजूद होता है। यह कोशिका झिल्ली का एक जरूरी हिस्सा है और कई जरूरी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का प्रकिशर है, प्रिकर्सर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेरॉइड्स क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल तो समझ में आ गया कि एनिमल सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड अल्कोहल होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के लिए कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक, स्टेरॉइड्स की बात करें अगर, तो स्टेरॉइड्स एक लार्ज ग्रुप होता है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिलोंग टू द लिपिड फैमिली। समझिएगा, स्टेरॉइड एक लार्ज बड़ा ग्रुप होता है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिलोंग टू द लिपिड फैमिली, जो लिपिड फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेरॉइड बायोलॉजिकली जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बड़ा ग्रुप है जो लिपिड फैमिली से जुड़े होते हैं, किससे, लिपिड फैमिली से जुड़े होते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
ये ऑर्गेनिक जाहिर सी बात है, जब लिपिड फैमिली का है तो पानी में अघुलनशील होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें घुलेगा, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसमें स्टेरॉइड क्या होता है, घुलता है। ये पानी में नहीं घुलते, लेकिन अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कोलेस्ट्रॉल इज केमिकली क्लासिफाइड इज, तो स्टेरॉइड्स ग्रुप होगा, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रहे हैं और इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल कंटेन ए, कोलेस्ट्रॉल में क्या कितना क्या शामिल होता है? 5 मेम्ब्रेन रिंग होता है, 4 मेम्ब्रेन स्टेरॉइड न्यूक्लियस, 6 मेम्ब्रेन रिंग होता है, या फिर लाइनर चेन होता है? कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में, कोलेस्ट्रॉल में क्या शामिल होता है? 5 मेम्ब्रेन का रिंग स्ट्रक्चर, 4 रिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस, 6 मेम्ब्रेन रिंग, या फिर लाइनर चेन होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? जी हाँ, 7 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ध्यान रखिएगा 7 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला, 4 रिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा अपने पेन और कॉपी लेके मेरे साथ में स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर, जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको स्टेरॉइड कह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, एग्जाम में आता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी अपने मेन जो नोट्स बनाए हुए हैं टॉप 20 वाला जो आप पढ़ रहे हैं, उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये बोनस मार्क्स दे सकता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए तो इसको बना लीजिए स्ट्रक्चर को, कैसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, चलिए साथ में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि पता है ये 4 रिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस, 4 रिंग का स्ट्रक्चर होगा, कितना? 4 रिंग का। 4 रिंग कैसे होंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहला रिंग आपका हो गया, ये आपका पहला रिंग हो गया, क्लियर। चलिए दूसरा रिंग बना दीजिए, इसी के साथ जुलता जुलता दूसरा रिंग हो गया, पहला रिंग हो गया, ये आपका दूसरा रिंग हो गया, 2 रिंग हो गया। चलिए ठीक है, 4 रिंग बोला है ना कि 4 रिंग का स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है कोलेस्ट्रॉल। चलिए तीसरा रिंग कहाँ होगा? तीसरा इसके ऊपर होगा, तीसरा इसके ऊपर होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा इसके ऊपर होगा, ऐसे तीसरा हो गया। एंड यहीं पे आप बना दीजिए चौथा, ये आपका चौथे वाले में 5 मेम्ब्रेन होगा। यही स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन इसमें कुछ ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है, आइए उसको भी ऐड करते हैं। पहले आपको ये 4 मेम्ब्रेन बना लेना है, ए बी सी एंड डी, ये 4 आपको बना लेना है। 2 आपको एकदम नफ्थलीन बना लेना है, एक इसके ऊपर स्ट्रक्चर और 5 मेम्ब्रेन का लास्ट में। ठीक, ठीक है, ध्यान रखिए ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजें ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप CH3 ऐड कर देना है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देना है। क्लियर है सभी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 4 कार्बन की 5 कार्बन की चेन ऐड करना है। जैसे आपका CH हो गया, यहाँ पे आपका अटैच होगा, CH2 हो गया 2 कार्बन, CH2 हो गया 3 कार्बन, CH2 हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4। इसके बाद होगा 5 कार्बन CH, इस पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH CH2 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 CH CH3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस आपका जो ये CH होगा, जैसे यहाँ पे CH पे CH3 लगा था, यहाँ पे भी CH पे CH3 लगेगा। यही स्ट्रक्चर है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। यही स्ट्रक्चर है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर, हैप्पी बर्थडे डियर सर। अरे भैया मेरा बर्थडे कहाँ है अंसारी जी, कभी भी बर्थडे मना देते हैं। मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे जुलाई में आता है। चलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उठाए जा सकते हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाई रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम हाई रेटेड कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2026 में भी आ सकता है। स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का आपको 4 रिंग बनाना है, 2 आपको बेंजीन को जोड़ देना है, एक बेंजीन के ऊपर वाले में बेंजीन, और यहाँ पे 5 मेम्ब्रेन रहेगा, यानी यहाँ पे नीचे लाइन है, यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं करना 6 मेम्ब्रेन, 5 मेम्ब्रेन ही होगा। ठीक, बोलिए बाकी आपको यहाँ पे OH मिथाइल ग्रुप, 5 मेम्ब्रेन की रिंग, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप, यही लिख दीजिए। इसका किसका स्ट्रक्चर है ये? कोलेस्ट्रॉल का।
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको टॉप 20 में हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हाँ यहाँ बता दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल कंटेन ए 4 रिंग स्ट्राइड न्यूक्लियस। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। कोलेस्ट्रॉल जो होता है महत्वपूर्ण घटक होता है कोशिका झिल्ली का, राइबोसोम का, डीएनए या आरएनए का। कोलेस्ट्रॉल जो होता है महत्वपूर्ण घटक होता है किसका? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए। बताइए किसका कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक महत्वपूर्ण घटक होता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, चलिए, 8वें का करेक्ट आंसर ए वाला है। थोड़ा सा देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू कीप द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोशिका झिल्ली को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाता है। इट डज नॉट लेट द सेल वॉल बिकम टू सॉफ्ट या हार्ड। ठीक है, या सेल वॉल को बहुत नरम या बहुत सख्त नहीं होने देता है। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिए, वही सारी चीजें दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिएगा इसका जो मेन मुख्य घटक होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। बताइए, कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। कोलेस्ट्रॉल किसके प्रिकर्सर से किसका सिंथेसिस है? कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। एक मिनट, किसी ने कुछ बताया है? बताइए, विटामिन ए का सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन और बाइल एसिड, ठीक है, इसका प्रिकर्सर होता है। इसके निर्माण के लिए जाना जाता है स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड। ठीक है, बाइल एसिड एक तरह का स्टेरॉइड एसिड ही होता है जो कि जनरली इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह में। तो ये बाइल एसिड होता है, स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड, ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस से होते हैं। तो बी राइट आंसर है 9 का, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि लाइपोप्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑफ। लाइपोप्रोटीन किसका कॉम्प्लेक्स है? लाइपोप्रोटीन किसका कॉम्प्लेक्स है? तो कोलेस्ट्रॉल में एक और CH3 रहेगा, कोई बात नहीं, आप दो ही लगा दिए वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लगा दीजिएगा जहां पे होगा, वो भी स्ट्रक्चर सही नहीं। एग्जामिनर पता है क्या देखेगा? एग्जामिनर खाली देखेगा कि क्या आप 4 मेम्ब्रेन रिंग बनाए हैं, और दूसरा जो चीज देखेगा कि चौथे वाले में क्या आप बेंजीन तो नहीं बना दिए हैं। वहां आपका बेंजीन नहीं होगा, वहां साइक्लोपेंटेन होगा। ठीक है, वहां 5 मेम्ब्रेन रिंग होगा। बस एग्जामिनर यही देखता है, आप OH CH3 कहाँ लगा रहे हैं उतना वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, लगा दीजिएगा सही तरीके से, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे लाइपोप्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑफ। लाइपोप्रोटीन किसका कॉम्प्लेक्स होता है? लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का डी राइट, सॉरी, अरे नहीं, लिपिड एंड प्रोटीन का होता है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लिपिड एंड प्रोटीन का होता है, डी राइट आंसर है। ठीक, लाइपोप्रोटीन नाम ही है, लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, डी राइट आंसर है। बहुत अच्छा, चलिए, लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है लिपिड प्रोटीन का। देखिए, लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसा कि पता है लिपिड, लिपिड क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, पानी में नहीं घुलता। ब्लड भी तो हमारा एक तरह का पानी है, लिक्विड है, उसमें नहीं घुलेगा लिपिड। तो बताइए उसको कैसे, ब्लड लिपिड का ट्रांसफर हमारे बॉडी में कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर पानी में घुलेगा ही नहीं तो कैसे हमें ऊर्जा देगा? उसके लिए आते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या करता है? लिपिड को क्या करता है? कैरी करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से लिपिड क्या होता है? ब्लड में ट्रांसफर होता है। तो यह करेक्ट आंसर डी वाला है, ध्यान दीजिएगा, लिपिड एंड प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देख लें। लाइपोप्रोटीन आर ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल अणु होते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे लिपिड फैट को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। सोचिए, ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं हमारे किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में। सिंस लिपिड आर इनसॉल्युबल वाटर, जैसा कि लिपिड पानी में अघुलनशील होता है, दे कैन नॉट मूव फ्रीली इन द ब्लड, वो आसानी से ब्लड में मूव नहीं कर सकता। देयरफॉर द बॉडी कंबाइन लिपिड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, तो बॉडी कंबाइन होता है लिपिड विद स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ, जिसको बोलते हैं एपोलिपोप्रोटीन्स। ठीक है, देयरफॉर द बॉडी कंबाइंस लिपिड विद स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एपोलिपोप्रोटीन्स टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन व्हिच मेक लिपिड ट्रांसफर पॉसिबल।
ठीक है, क्या कह रहा है कि इसीलिए शरीर को खास प्रोटीन जिसे एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जिसे लिपिड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना जानना है कि जो लाइपोप्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन का इतना ही काम है कि जो फैट्स होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये नहीं होते तो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वसा जो होता है ये पानी में आघुलनशील होता है। ठीक, तो डी राइट आंसर 10वें का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच लाइपोप्रोटीन इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, साइक्लोमाइक्रॉन्स। एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल या फिर साइक्लोमाइक्रॉन्स, किसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? पता है किसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? तो ग्रामे का सी वाला होगा एचडीएल। ठीक है, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए एलडीएल मेनली ट्रांसपोर्ट, एलडीएल क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एलडीएल मुख्य रूप से क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पहली बात तो एलडीएल आपको आना चाहिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलडीएल क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? ट्राइग्लिसराइड्स को इंटेस्टाइन में, कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू, प्रोटीन टू सेल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन। ट्राइग्लिसराइड्स टू इंटेस्टाइन, कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू, प्रोटीन टू सेल्स या फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स को इंटेस्टाइन में ले जाता है, या कोलेस्ट्रॉल को ऊतक में ले जाता है, या फिर प्रोटीन को सेल के पास, या फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू। थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइपोप्रोटीन में आपको पढ़ाए थे कई सारा, साइक्लोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल, एचडीएल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइपोप्रोटीन भी थोड़ा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, क्या पता एग्जाम में ये भी आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको टॉप 20 में सब नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा देखने में क्या जाता है, कम से कम कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो लिख देंगे। चलिए, साइक्लोमाइक्रोन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल, एचडीएल। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है, साइक्लोमाइक्रोन्स को साइक्लोमाइक्रॉन्स ही कहते हैं। वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आईडीएल होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यहां पे ध्यान रखना है कि मेजर लिपिड किसको ट्रांसपोर्ट करता है? भाई लाइपोप्रोटीन का काम क्या है कि कुछ ट्राइग्लिसराइड्स और फैट को हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना, यही काम है ना। तो देखिए साइक्लोमाइक्रोन्स ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। वीएलडीएल भी ट्राइग्लिसराइड्स को, आईडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को, एलडीएल खाली कोलेस्ट्रॉल को, और एचडीएल प्रोटीन को। ठीक, बाकी डेंसिटी वगैरह आपको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। साइक्लोमाइक्रॉन्स कैरी डाइटरी फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू टिश्यू, इंटेस्टाइन से जो डाइटरी फैट्स होता है उसको टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन से, हमारे इंटेस्टाइन से जो डाइटरी फैट्स होते हैं उनको टिश्यू तक पहुंचाता है साइक्लोमाइक्रॉन्स। ठीक, दूसरा है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड, ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मेड बाय द लीवर। लीवर के द्वारा जो ट्राइग्लिसराइड बनता है उनको ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू के पास। ठीक है, लीवर के द्वारा जो ट्राइग्लिसराइड बनता है उनको ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास? ऊतक के पास। कौन करता है? वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइडियल तो आप में नहीं पूछा जाता है, आइडियल देने दीजिए, आइडियल मत पढ़िए। एलडीएल देखते हैं, कैरी कोलेस्ट्रॉल, ध्यान दीजिएगा। एलडीएल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू बॉडी सेल्स, ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? लीवर से कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। ठीक है, लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल को कौन पहुंचाता है? लो डेंसिटी। ट्राइग्लिसराइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे टिश्यू के पास? वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और एचडीएल जो होता है ये कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लिवर, मतलब ये रिवर्स कर देता है, जो टिश्यू तक पहुंचाया था बैड कोलेस्ट्रॉल उसको रिवर्स कर देता है लीवर के पास, जहां से इसका ब्रेकडाउन होके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? जो रिवर्स का काम करते हैं। जैसे एलडीएल जो होता है ये कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को ऊतक के पास पहुंचाता है, सेल्स के पास पहुंचाता है।
ठीक है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि अगर लीवर से सेल्स के पास पहुंचाएगा तो वहां पे प्रॉपर तरीके से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगेंगे, और जहां इकट्ठा होंगे तो कहीं कहीं की प्लाक जमने का आवश्यकता होता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, एलडीएल क्या करता है कि उसको रिवर्स करता है, जो टिश्यू और सेल के पास कोलेस्ट्रॉल थे उनको इकट्ठा करके कहाँ लाता है, लीवर के पास। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल, और जहां पे वो ब्रेक डाउन होकर वो टूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, क्लियर हो पाया सभी को? तो टेबल 1 और ये क्लियर हो पाया। साइक्लोमाइक्रोन्स क्या होता है, ये कैरी डाइटरी फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आपके डाइटरी फैट को टिश्यू तक पहुंचाता है साइक्लोमाइक्रोन्स। चलिए क्लियर हो पाया? चलिए बहुत इजी है, कुछ पॉइंट जानना है आपको खाली। वीएलडीएल और एलडीएल और एचडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में क्या करता है, लीवर से द्वारा जो ट्राइग्लिसराइड्स बनता है उसको क्या करता है, हमारे टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट करता है। किसके पास, टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट करता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और एलडीएल भी यही काम करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उनको हमारे लीवर से टिश्यू के पास या सेल्स के पास ले जाता है, और एचडीएल उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, जो टिश्यू के पास पहुंचा है उसको लीवर के पास लाता है। चलिए यही है जिसको उम्मीद करते हैं अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एचडीएल हेल्प इन, बताइए एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मदद करता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन में, कोलेस्ट्रॉल के जमाव में, फैट के डाइजेशन में, वसा पाचन में, ट्राइग्लिसराइड्स के सिंथेसिस में, या रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में। बताइए एचडीएल मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपको अभी बताए थे कि यहाँ पे एचडीएल जो होता है रिवर्स मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल था वो लीवर से टिश्यू तक लेके गया, वो टिश्यू से फिर लाता है लीवर के पास, रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, ये आपका होता है एचडीएल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज एचडीएल आया, हो सकता है आपके एग्जाम में एलडीएल पूछ ले। एचडीएल एलडीएल क्या करता है, तो ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका। आपको एक टॉपिक बताया गया है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप एचडीएल पढ़े लेकिन आपको दिमाग में एलडीएल भी लेके चलना है, आपको वीएलडीएल भी लेके चलना है। ठीक, तो 13 का डी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। 14वां है ग्रीस स्पॉट टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ग्रीस स्पॉट टेस्ट किसकी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, ग्रीस स्पॉट टेस्ट किसकी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, बताइए। ग्रीस स्पॉट टेस्ट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लिपिड। ठीक है, ग्रीस स्पॉट टेस्ट लिपिड को प्रदर्शित करता है। स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, ठीक है, एक धब्बा बन जाना जिससे पता चल जाता है कि हाँ लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड में आपको बताए थे, लिपिड के गुणात्मक परीक्षण में ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ठीक है, लिपिड मेक ए पेपर ट्रांसपेरेंट, सी थॉट बिकॉज दे डू नॉट इवेपोरेट इजिली, एक ट्रांसपेरेंट जैसा बन जाता है, झिल्ली जैसा, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। क्या करेंगे, अपने टेस्ट सब्सटेंस को जिसमें पता करना है कि लिपिड है कि नहीं है, उसमें हम 2 ड्रॉप लेंगे। ठीक है, पुट इनटू ड्राई फिल्टर पेपर, और इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पे ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक ए ड्रॉप ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस, टेस्ट सब्सटेंस जिसको हमको पता करना है उसको 2 ड्रॉप लेंगे फिल्टर पेपर पे, उसके बाद उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद देखेंगे एक ग्रीसी स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, ग्रीसी एक तरह से चिपचिपा टाइप का स्पॉट धब्बा बन जाएगा पेपर में। अगर बन रहा है तो लिपिड प्रेजेंट है, नहीं बन रहा है वो धब्बा तो लिपिड एब्सेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ग्रीस स्पॉट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का एक महत्वपूर्ण फंक्शन बताइए क्या होगा, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं। लिपिड का एक महत्वपूर्ण फंक्शन बताना है। एनर्जी स्टोरेज, एंजाइम फॉर्मेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, ऊर्जा को स्टोरेज करता है, एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है लिपिड का, ध्यान रखिएगा। 15वें का करेक्ट आंसर होगा ए वाला, एनर्जी को स्टोर करता है। लिपिड भी जो होता है ऊर्जा को स्टोर करता है, तो ए राइट आंसर है। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करते हैं 15 में से मैक्सिमम सही गए। जल्दी से 16 क्वेश्चन भी देखते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड, फैट सॉल्युबल वसा मतलब वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या शामिल होता है, विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन B1, B2, विटामिन सी ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या शामिल होता है,
ये उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही, बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला, विटामिन ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक, 17वां क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? गुआनोसिन, साइटिडीन, एएमपी, यूरिडीन। बताइए न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? गवानोसिन, साइटिडीन, एएमपी, यूरिडीन। न्यूक्लियोटाइड का आपको एग्जांपल बताना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? गवानोसिन, साइटिडीन, एएमपी, यूरिडीन। देखिए न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल होता है सी, एएमपी। ठीक है, एएमपी क्या है? एएमपी क्या है किसी को पता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, गवानोसिन नहीं होगा, यहाँ एएमपी होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पहले आप ये जानिए, फिर आप इसकी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोटाइड हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए का या न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, जो डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड के ही खंड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होते हैं, शुगर होते हैं, फास्फेट ग्रुप होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट, एडिनोसिन जैसे न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड जो एडिनोसिन है और फास्फेट मिलेंगे तो आपका एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनेगा, एएमपी। ठीक है, जीएमपी गवानोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, साइटिडीन मोनोफास्फेट, सीएमपी, यूएमपी यूरिडिन मोनोफास्फेट, थाइमिडीन मोनोफास्फेट, टीएमपी। ये सब एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड के, जो आपको बहुत अच्छे से पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसका एएमपी करेक्ट आंसर होगा, जो होगा अभी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट होगा, सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा, ये है मोनोफास्फेट। जहां पे फास्फेट आ जाए, यहाँ फास्फेट अगर लिखा होता तो बता लेते, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, फास्फेट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है तो वहां फास्फेट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन टाइड पूछ रहा है, TIDE, तो वहां फास्फेट होगा। बस फास्फेट देख के आप पकड़ लीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड कह रहा है। इसलिए यहाँ पे हम पूरा नाम ना लिखे, खाली AMP लिखे थे, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, बताइए शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है, राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज या फ्रैक्टोज? राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज या फ्रैक्टोज? शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 है वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन। वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे, डीएनए के स्ट्रक्चर को कब लाए थे? वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे, डीएनए के स्ट्रक्चर को कब लाए थे? 1943, 1953, 1960, 1917? बताइए वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे, डीएनए के स्ट्रक्चर को कब प्रपोज किए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सही बताइएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है, 1953। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिएगा वाटसन एंड क्रिक के रिगार्डिंग, आपके बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि कब अपना स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे, दूसरा इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था। पहला कब स्ट्रक्चर दिए थे, दूसरा नोबेल प्राइज कब मिला था, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जगह कहीं लिख लीजिएगा। देखिए वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल में हम बात करते हैं लास्ट वाला, वाटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन दिस मॉडल इन 1953, 1953 ईस्वी में दिए थे, ध्यान दीजिएगा 1953 में दिए थे। ठीक है, वाटसन क्रिक ने 1953 में इस मॉडल के बारे में बताया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी है यहाँ पे, वाटसन एंड क्रिक रिवाइव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन इन 1962 फॉर द डिस्कवरी। इस खोज के लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में 1962 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। किसमें मिला था? 1962 में। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में क्या किए थे? ये स्ट्रक्चर को प्रपोज किए थे, और 1962 ईस्वी में क्या मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है डीएनए हैज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डीएनए किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? सिंगल स्ट्रैंड, ट्रिपल हेलिक्स, डबल हेलिक्स या लाइनर चेन? डीएनए किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? सिंगल स्ट्रैंड, ट्रिपल स्ट्रैंड हेलिक्स, डबल हेलिक्स या लाइनर चेन? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 20 का करेक्ट आंसर होगा सी वाला, डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप 18, 17, 18 तो सही किए ही होंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है,
17-18 तो आपका सही गया ही होगा, 20 क्वेश्चन ही लेके आए थे, उम्मीद करते हैं 17-18 सही गया होगा। क्या हम सही हैं? क्या उसकी कोई ऐसा है जिसका 10 से कम सही गया हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा